हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस माइस्ट्रो की नॉलेज बाइट सीरीज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे पैरामीटर्स जो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और किसी भी स्टॉक को अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये रेशियोज अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो आपका मोटा मोटी काम हो जाता है, बिकॉज ये रेशियोज हमें सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके और वहां से इसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। इस सीरीज की पहली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने 2 रेशियोज डिस्कस किए थे जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और उसे आप किसी भी सेक्टर में किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं और उसके वैल्यू के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस स्टॉक का इन्वेस्ट करने का करेक्ट टाइम क्या है और उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमारा पहला पैरामीटर जो है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। किसी भी कंपनी को काम करने के लिए पैसे 2 तरीके से मिलते हैं। एक कि कंपनी के ओनर्स, प्रोमोटर्स खुद के पैसे लगाएं या फिर उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे को यूटिलाइज करें, या नहीं तो डेट लें। डेट जनरली बैंक से एंड लेंडिंग हाउसेस से कंपनीज लेती है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये बताता है कि उस कंपनी के अंदर कितने पैसे शेयर होल्डर्स के लगे हैं और कितने पैसे लेंडिंग पार्टनर्स के लगे हुए हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर एक कंपनी के पास टोटल एसेट 10 लाख के हैं जिसमें से 6 लाख डेट हैं और 4 लाख शेयर होल्डर से उठाए हुए हैं, यानी कि मार्केट में जो शेयर ट्रेड होते हैं वो उनकी वैल्यू 4 लाख है, तो इन दैट केस डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 का आता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास लेंडिंग के पैसे ज़्यादा हैं, उधार के पैसे ज़्यादा हैं और अपने शेयर होल्डर्स के इक्विटी के पैसे कम हैं। कल को कंपनी के अंदर अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है और कंपनी को हमें डिसॉल्व करना पड़ता है तो शेयर होल्डर्स को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज सबसे पहले उनके जो भी एसेट्स रहेंगे या जो भी कंपनी के पास पैसे रहेंगे वो उनके लाइबिलिटीज को या और डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। तो इस केस में शेयर होल्डर्स का सारा पैसा डूब जाएगा। तो हमें हमेशा ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 रहे। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं जहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा रहता है, और ये कंपनी के लिए अच्छी बात भी होती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत बड़े बड़े एसेट्स बिल्ड करने होते हैं, मशीन्स बिल्ड करने होते हैं, तो उनके लिए उन्हें डेट लेना पड़ता है और वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि टाइम के साथ साथ हमें अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म में ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या है। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक कंपनी के पास 2 टाइप के पैसे होते हैं। तो जो पहला टाइप है इक्विटी, जो पैसे हम शेयर होल्डर्स से उठाते हैं उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कंपनी जो इनकम कर रही है उसको वो कितना कर रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे पे, उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि एक कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न कर पा रही है, इनकम कर पा रही है, तो इस कंपनी को अगर डेट दिया जाए, अगर ये कंपनी लोन लेती है तो उससे हो सकता है कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए और शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट कर पाए। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अगर एक कंपनी आटा सन्स एंड दूसरी कंपनी बदानी एंटरप्राइजेज है, दोनों का इनकम 10 करोड़ है, एक कंपनी ने 40 करोड़ शेयर होल्डर इक्विटी को यूज करके 10 करोड़ जनरेट किए हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25% आता है। और बदानी एंटरप्राइजेज ने 10 करोड़ का इनकम जनरेट करने के लिए शेयर होल्डर्स इक्विटी का 100 करोड़ यूज किया है, तो उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी आता है वो 10% आता है। तो इसका मतलब ये है आटा सन्स अपने कैपिटल को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज कर रही है और उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम है। तो अगर ये दोनों ही कंपनीज एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है तो इन्वेस्टर्स को आटा सन्स को प्रेफर करना चाहिए बदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। चलिए अब हम अपना थर्ड पैरामीटर देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें टोटल कैपिटल के ऊपर कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट किया है उसके बारे में बताता है। अगर एक कंपनी के पास समझ लीजिए डेट के 100 करोड़ हैं
और उसने 100 करोड़ का ही लोन लिया हुआ है, तो अब उस कंपनी के पास 200 करोड़ हो गए। तो उस कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 5% था, तो इस पैसे से ये जो एडिशनल 100 करोड़ का डेट कंपनी ने लिया है, वहां से कंपनी का रिटर्न ऑन एक कैपिटल एम्प्लॉयड 10% मिनिमम होना चाहिए। अगर इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% के नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने डेट के पैसे को ऑप्टिमली यूज नहीं किया है, प्रॉपर्ली यूज नहीं किया है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस कंपनी ने अपने डेट के पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्ड करने में यूज किया है, फैक्ट्रीज बिल्ड करने में यूज किया है, या नए ऑफिसेस को बिल्ड करने में यूज किया है, जो लॉन्ग टर्म में हमें रिजल्ट दे सकती है। इन सारे पैरामीटर्स को ही हम इंडिविजुअली एनालाइज नहीं कर सकते, और इन्हें एनालाइज करने के लिए हमें इनके पीयर्स कंपनी या सेक्टर की एवरेज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था हमारे प्रीवियस एग्जांपल में, आटा सन्स एंड भदानी एंटरप्राइजेस, आटा सन्स का 40 करोड़ का इनकम है और टोटल कैपिटल इसने डिप्लॉय किया हुआ है 100 करोड़, जहां से इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% आ रहा है। आपको अगर याद होगा तो हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी में आटा सन्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा था वो अराउंड 25% आ रहा था। तो 60 करोड़ का लोन लेके कंपनी ने 15% ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। वहीं अगर हम भदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसका जो टोटल इनकम है वो 20 करोड़ बढ़ हुआ है 10 करोड़ से, और इसने भी 60 करोड़ का लोन लिया है। तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 12.5% आ रहा है, जो कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो कम है। इसका मतलब आइदर ये हो सकता है कि भदानी एंटरप्राइज ने अपने पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया है, या फिर इसने लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्ड किए हैं जिसका फायदा हमें आने वाले टाइम पे मिलेगा। चलिए अब हम कुछ एक रियल टाइम एग्जांपल किसी रियल कंपनीज के ROE एंड ROC को कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि रियल टाइम में ये कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आ गए हैं एंड यहाँ हम इन्फोसिस का फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। इन्फोसिस का अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो ROC 37.1% है और ROE 29% है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के ऊपर 0.08 यानी कि 1 से बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अगर ₹1 शेयर होल्डर्स का यूज किया है तो सिर्फ 8 पैसे उसमें से लेंडिंग पार्टनर्स के हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, इसीलिए ROCE और ROE में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ROCE ROE से ज़्यादा है। अगर हम IT सेक्टर्स के बाकी कंपनीज के साथ इन्फोसिस के पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि TCS का भी ROCE एंड ROE में ROC ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका भी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी कम है। वहीं पे विप्रो के बारे में अगर हम देखेंगे तो विप्रो का ROC एंड ROE में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है आइदर इस कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है, या फिर ये अपने डेट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं IT कंपनीज हेवी एसेट बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जो मेन कॉस्ट होता है वो मैन पावर का कॉस्ट होता है, एम्प्लॉयज का कॉस्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें टाटा स्टील की तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब कंपनी मोस्टली शेयर होल्डर्स के पैसे के ऊपर बिजनेस कर रही है। लेकिन अगर हम ROE और ROCE चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें ROE ROCE से कहीं ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो कैपिटल लेंडिंग हाउसेस से उठाए हैं, लोन पे उठाए हैं, उससे वो अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एसेट्स को बिल्ड करने में यूज कर रही है, जहां से अभी हमें प्रॉफिट्स जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को हमें सेक्टर के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। हम हर स्टॉक को इन पैरामीटर्स के ऊपर एक तरीके से एनालाइज करके बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं ले सकते। हम अपने नेक्स्ट सेशन में एस वीडियो बनाएंगे जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर को डिस्कस करते समय हमें कौन से रेशियोज को इंपॉर्टेंस देना है। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।